नमस्कार, मनी गुरु की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज बात होगी ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। क्या होते हैं ईटीएफ, आपको निवेश क्यों करना चाहिए ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं, तमाम बारीकियां ऐसी है जिसकी परत हम खोलेंगे आज अपने शो में। ईटीएफ की तमाम जानकारी आसान भाषा में बताने के लिए हमारे साथ आज शो में शामिल हैं फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल। मृन, आपका करते हैं आज के इस शो में स्वागत। और साथ ही आज के शो में खास क्या है, सबसे पहले उनकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे क्या होते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ में निवेश के क्या है फायदे, कौन से ईटीएफ में निवेश करना सही और ईटीएफ के एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। मृत, ईटीएफ को लेकर आजकल काफी ज्यादा बज है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। हर कोई चाहता है कि निवेश करे, लेकिन थोड़ी जानकारी कम होने के चलते कई बार लोग नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम आपके जरिए समझना चाहते हैं। एक तो हमें मालूम है म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, एडवाइजर भी कभी होती है, एडवाइजर की मदद से कर सकते हैं, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, मतलब बहुत सारे उसके एक अपने प्रोसीजर होते हैं। वही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होते हैं। हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड तो है निवेश करने के लिए, फिर ये ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, तो जरा आसान भाषा में बताइए ईटीएफ के बारे में। नमस्ते स्वाति, नाइस टू बी हियर ऑन द शो। तो सबसे पहले जो ईटीएफ है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो एक ऐसा फंड है जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करता है। तो जो भी स्टॉक्स या जो भी सिक्योरिटीज एक पर्टिकुलर इंडेक्स में रहते हैं, वो ही सिक्योरिटीज इस फंड में भी रहेंगे। और इसमें जो फंड मैनेजर है, उनका यही काम है कि इनको इस इंडेक्स के हिसाब से पैसे लगाने हैं। दे कैन नॉट टेक एनी एक्टिव कॉल्स, लाइक अगर वो सोचें कि अच्छा हम ये सेक्टर में ज्यादा पैसे डालेंगे या हम ये स्टॉक में ज्यादा पैसे डालेंगे, वो ये नहीं कर सकते हैं। जो इंडेक्स का जो एलोकेशन है टू स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, उनको वो ही फॉलो करना पड़ता है। तो दीज फंड्स आर आल्सो नोन एज पैसिव फंड्स, एंड इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो है इंडेक्स फंड और एक है ईटीएफ। इंडेक्स फंड में आप म्यूचुअल फंड के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्ट करते हैं, और जो ईटीएफ है, इट्स नोन एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, व्हिच मींस कि आप एक्सचेंज के जरिए खरीदते हैं। दैट मींस आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है, आप उसके जरिए ये फंड खरीदते हैं। और इसमें आजकल ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि दीज फंड्स आर मच लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू द रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। ओके, मतलब कम कीमत में किफायती निवेश हम कह सकते हैं। अब ये लोअर कॉस्ट का मतलब क्या है, ये थोड़ा हम समझेंगे आपसे। लेकिन कुछ और फायदों की अगर हम बात करते हैं, क्या सिर्फ लो कॉस्ट होना ही ईटीएफ की खासियत है, या फिर कुछ ऐसे फायदे भी हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जिसके बारे में निवेशकों को मालूम होना जरूरी है, जिसके बारे में निवेशक निवेश करने से पहले अगर जानकारी ले तो उनके लिए बेहतर होगा। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे करके ईटीएफ के अलग अलग प्रकार के बारे में भी आपसे समझेंगे। सबसे पहले ईटीएफ में निवेश के क्या फायदे क्या हैं? तो जैसे एक तो लो कॉस्ट है फॉर श्योर, वेरी इजी टू इन्वेस्ट ऑल्सो, एंड आपको रियल टाइम के प्राइसेस भी मिलते हैं। तो जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको रियल टाइम प्राइसेस मिलते हैं, वैसे ही ईटीएफ में रियल टाइम प्राइसेस मिलते हैं। काफी बार मैंने देखा है कि निवेशकों को ये बहुत मुश्किल होती है कि कौन सा फंड खरीदें, लार्ज कैप, मिड कैप, हम कौन सा फंड खरीदें। तो आई थिंक दिस इज अ इजी वे टू इन्वेस्ट। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा फंड खरीदें, बिकॉज इसमें एक ही चीज होती है कि वो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। सो इट्स वेरी इजी फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स द लो कॉस्ट इज an added advantage. ओके, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है जब भी, क्योंकि डेली बेसिस पर इसकी खरीद और बिक्री की जा सकती है। तो जो ईटीएफ है, हर रोज क्योंकि निवेश की जानकारी निवेशकों को मिलती है, आप ट्रेडिंग समय में इसको बेच भी सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए निवेशकों के लिए एक ईज होता है कि हाँ, मेरे लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, ये भी एक रीजन है,
बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आजकल काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि इंडेक्स फंड इज सेफ टू इन्वेस्ट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जो भी इक्विटी मार्केट का जो फंड है, वेदर यू आर चूजिंग इंडेक्स, ईटीएफ और एक्टिव फंड, ऑल आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट। तो इसमें आपको इक्विटी मार्केट का रिस्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स हैं वो ज्यादा सेफ हैं दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। जो इक्विटी का रिस्क है वो इन फंड्स में भी है, बट इट इज as you said, more transparent, convenient and low cost to invest into. ओके, तो कई ऐसे फायदे हैं ईटीएफ के। अब धीरे धीरे करके ईटीएफ कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह के ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं, उस पर भी अब चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हमें मालूम है मृण, और लोगों के रिस्क एपेटाइट, उनके प्रोफाइल के हिसाब से, उनका लक्ष्य क्या है उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जब ईटीएफ की बात आती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कितने टाइप के ईटीएफ निवेशक जो हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, एक एक करके उस पर हम चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। तो पहला ईटीएफ कौन सा है जो आप निवेशकों को बताने वाली हैं? तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो तो द मार्केट लिंक्ड वन, विच मीन्स द इंडेक्स बेस्ड वन और मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड वन। सो फॉर एग्जांपल जो ईटीएफ निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस हैं, एनएससी के, बीएससी के। तो इनके ऊपर जो फंड्स ट्रैक करते हैं, ये सबसे पॉपुलर आजकल यही है इन द मार्केट। सो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो इंडेक्स ईटीएफ पे थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, मतलब क्या इंडेक्स ईटीएफ का फायदा किसी निवेशक के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा फंड चूज करूं, कि कौन सा एक्टिव फंड ज्यादा बेहतर करेगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। इफ यू बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, अगर आप समझते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, then you can just blindly put your money in an index fund because it is basically tracking an index। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन से फंड में निवेश करें। एंड इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं, बीएसई सेंसेक्स का भी फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर सकते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 में कर सकते हैं। बहुत सारे इंडाइसेस हैं जिसके ऊपर ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। तो इसमें भी आपको काफी वैरायटी मिल जाती है बेस्ड ऑन, अगर आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप करना है तो इसके बेसिस पर आप कोई भी इंडेक्स इसमें चूज कर सकते हैं। ओके, मतलब जो एक अगर इतना आसान है इसमें और कन्वीनियंट है इंडेक्स ईटीएफ में निवेश करना, तो एक नया निवेशक है जिसे ज्यादा शायद निवेश के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपना कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो इंडेक्स ईटीएफ आप एक नए निवेशक के लिए सजेस्ट करेंगी? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आजकल लोग पहले सोचते हैं कि हम कौन सा स्टॉक खरीदें। आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना पैसा इंडेक्स फंड में ही डालना चाहिए, बिकॉज दिस इज लो कॉस्ट एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू ऑल्सो एक्सपीरियंस द स्टॉक मार्केट एज वेल। सो सर्टेनली जो नए निवेशक हैं उनको सबसे पहले जो लार्ज कैप इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, उसमें डालना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट ईटीएफ की बात करते हैं हम। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा चर्चा पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर निवेशकों का इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। कई सारी ऐसी थीम्स हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई हैं पिछले कुछ समय में। तो सेक्टोरल इन्वेस्टिंग और फिर उस पर भी सेक्टोरल ईटीएफ की जब हम बात करते हैं, तो एक तो बेसिक डिफरेंस सेक्टोरल फंड और सेक्टोरल ईटीएफ में क्या है, और सेक्टोरल ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो वो अभी फिलहाल ईटीएफ के इस मार्केट में कितना पॉपुलर हुआ है, या कितने ऐसे एएमसीज हैं जो सेक्टोरल ईटीएफ्स लेकर आए हैं? तो काफी एएमसीज हैं जो सेक्टोरल ईटीएफ्स, आजकल तो आए दिन एनएफओस तो आते ही रहते हैं। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो सेक्टोरल ईटीएफ्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि 2020 में हेल्थ केयर सेक्टर डिड वेरी वेल, बट 2021 में द हेल्थ केयर सेक्टर वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, राइट?
सो अगर आपको कोई बहुत हाई कन्विक्शन सेक्टर है जिसमें आप ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज ये एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप ये बेट कर रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी हायर रिस्क. इट्स द सेम थिंग विद द थीम. जैसे ईएसजी तो काफी वैसे पॉपुलर हो गया है, बट आई विल टेक एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन थीम. बीच में कंजम्पशन थीम बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो काफी लोग कंजम्पशन थीम की तरफ जा रहे थे. बट बेसिकली इन सेक्टर या थीमेटिक जो फंड्स होते हैं, वेदर इट इज एक्टिव और इट इज द ईटीएफ, आपको तभी ही निवेश करना चाहिए जब आपको लगे कि एक तो इसमें ज्यादा रिस्क रहेगा, तो ये बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी होती है. And other thing is that the strategy may not play out, like how I explained in the case of healthcare, the strategy did not really play out. So you have to be ready कि अगर strategy play out नहीं होती है, तो हम इसमें से जल्दी से exit कर लेंगे. तो इट इज वेरी हाई रिस्क. मैं जनरली एक्चुअली रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको एक्चुअली एक सेक्टर ईटीएफ में जाने की या थीमेटिक ईटीएफ में निवेश करने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन एक बात बताइए मृण, किसी सेक्टर में निवेश करना या एंटिसिपेट करना कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, आने वाले टाइम में इस सेक्टर में पोटेंशियल है, कैसे एक निवेशक ये समझ सकता है किसी सेक्टर के बारे में? जैसे आपने बोला कि पिछले कुछ समय में हेल्थ केयर सेक्टर, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, हेल्थ केयर सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर रहा था. हम बैंकिंग की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तभी ऑफ कोर्स जो एमसीज हैं उस तरीके के सेक्टोरल फंड या सेक्टोरल ईटीएफ या सेक्टोरल एनएफओज लेकर आती हैं. तो किसी निवेशक के लिए एक सेक्टोरल ईटीएफ में निवेश करने से पहले क्या कुछ खास तैयारी करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली, आपको काफी रिसर्च करना पड़ेगा सेक्टर के बारे में. जानकारी मतलब आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि ये सेक्टर का फ्यूचर क्या है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि सम ऑफ दीज बेट्स मे नॉट प्ले आउट इन द शॉर्ट टर्म. सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पीपल थिंक कि ये एक साल में हमको बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा. तो अगर आप फिर भी इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट द सेक्टर, यू नीड टू बी हैविंग द एबिलिटी टू होल्ड ऑन. बट सर्टेनली इसमें आपको काफी रिसर्च करके ही निवेश करना चाहिए. ऐसे ही टिप्स पर या ऐसे ही कुछ पढ़ के नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, तो रिसर्च के साथ आपको सेक्टोरल ईटीएफ में निवेश करने की सलाह मृण दे रही है. पर इंडेक्स ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ है जिसमें एक नया निवेशक भी निवेश कर सकता है. ये एक बेसिक डिफरेंस है इंडेक्स और सेक्टोरल ईटीएफ में, जो एक निवेशक को ध्यान में रखने की जरूरत है. अब इंटरनेशनल ईटीएफ पर आते हैं. अब इंटरनेशनल फंड्स को लेकर हाल ही में सेबी ने नया रूल भी निकाला है. जरा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपसे मृण समझना चाहती हूं कि इंटरनेशनल ईटीएफ में या इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेकर भी पिछले कुछ समय में जो निवेशक है उनमें काफी एक तो अवेयरनेस भी आया है और अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को लेकर उनमें एक रुचि भी बढ़ी है. तो इस लिहाज से इंटरनेशनल ईटीएफ कैसा है? अगर आपको ग्लोबली इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक द ईटीएफ और इवन द एफओएफ इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट rather than going for an active fund. और आजकल तो आप जैसे फॉरेन स्टॉक्स भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं. वो एक्चुअली मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि एक तो उसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदें. अच्छा, उसमें टैक्स कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, जो आपको ITR 2 फाइल करना है, उसमें बहुत डिक्लेरेशंस वगैरह भी देने पड़ते हैं, एंड वो काफी कम्बरसम हो जाता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ETF इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू टेक एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट्स. नाउ इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत लाइक यू नो फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जांपल आप चाइना में एक्सपोजर ले सकते हैं, ऑफ कोर्स यूएस, यूरोप, द होल वर्ल्ड मार्केट इज आल्सो अवेलेबल. तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जिसमें आप एक्चुअली एक्सपोजर ले सकते हैं. जनरली इट इज रेकमेंडेड कि आप एक यूएस बेस्ड फंड में जरूर एक्सपोजर लें, बिकॉज यूएस अकाउंट्स फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो सर्टेनली आपको यूएस में एक्सपोजर होना चाहिए. एंड एक और बात मैं कहूंगी कि आजकल इतने सारे इंटरनेशनल फंड्स आ रहे हैं कि
इट्स नॉट इजी, मतलब ये नहीं कि आप किसी में भी इन्वेस्ट कर लीजिए। जैसे हाल ही में अभी एक नया फंड आया है विच इज इन्वेस्टिंग इनटू यूएस स्टॉक्स एंड इट इज इन्वेस्टिंग इनटू द इंटायर यूएस मार्केट। तो उसमें करीब 4,000 स्टॉक्स हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का एक्सपोजर चाहिए, मींस विच कंट्री एक्सपोजर डू यू वांट, एंड आपको कितना कंसंट्रेशन चाहिए। सो काफी लोगों ने नैस्डैक फंड्स में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया है या फैंग प्लस में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इन फंड्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे थे बिकॉज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वर डूइंग रियली वेल। बट यू हैव टू अगेन इवैल्यूएट कि इंटरनेशनल फंड्स में भी कि आपको कौन से कंट्री का एक्सपोजर लेना है और आपको कितना कॉन्सेंट्रेटेड लेना है या आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेना है। एब्सोल्युटली मृण, अभी जो सेबी का हाल ही में एक नया नियम आया है और उसने जो एम्फी को निर्देश दिया है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिमिट को लेकर, उससे ईटीएफ के जो निवेशक है, खासतौर पर इंटरनेशनल ईटीएफ के जो निवेशक है, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? Yes, the limit is applying, I think, to the ETFs, right? So FOF में अगर आप कर रहे हैं, I think it's okay, but the limit is applying to the ETFs. ETF में निवेश पर हम आज चर्चा करें। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कम खर्च में किफायती निवेश का एक विकल्प आपके सामने है। क्या है इसके फायदे और कितने टाइप के ETF आपके लिए निवेश के लिए मौजूद है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है मृण अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ। मृण, हमने कई ETFs पर चर्चा की है, जिसमें हमने इंडेक्स ETF, सेक्टोरल ETF, इंटरनेशनल ETF पर बात की। डेट ETF भी है, इस पर मैं अब आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। डेट फंड तो सभी को मालूम है, क्या डेट ETF इतना पॉपुलर है? अब थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। आजकल काफी सारे NFOs आ रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के। सो जो डेट ETFs होते हैं, they typically invest in state development loans, government securities, and PSU bonds, and all these are listed on a particular exchange. And these funds basically track this particular index. And इसमें क्या है कि आपको एक डेट पर ये मैच्योर हो जाता है, तो ऐसे नहीं है कि you know it is open ended in the sense कि आप कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि ये एक लिमिटेड पीरियड तक ही रहता है, तो इसीलिए इट्स नोन एज अ टारगेट मैच्योरिटी फंड। सो इसमें एडवांटेज क्या है कि देखिए, पहले जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स होते थे उसमें टोटल लॉक इन हो जाता था, वेयर इज ओवर हियर अगेन दिस इज लो कॉस्ट, वेरी वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड AAA रेटेड PSU बॉन्ड। सो इसमें क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड जो निवेशक एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं FD के मुकाबले, उनको ये अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें उनको ज्यादा रिटर्न आने भी आ सकता है। सो दीज आर व्हाट द डेट ETFs are all about, and I think it's a good investment and more liquid also as compared to the fixed maturity plans. बिल्कुल। अब अगले ETF पर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो तो काफी पॉपुलर ETF है, वो है गोल्ड ETF। उसके बाद हम सिल्वर ETF की भी बात करेंगे, जो अभी हाल ही में लॉन्च भी हुआ है। लेकिन पहले गोल्ड ETF के बारे में। गोल्ड ETF पर तो डेटा भी अभी आया है कि काफी अच्छा इनफ्लो रहा गोल्ड ETF में। 2020 के मुकाबले 21 में उतना अच्छा नहीं रहा, पर फिर भी हो सकता है कि जिस तरीके की कंडीशंस अभी बन रहे हैं गोल्ड ETF में, एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि निवेशकों का जो इंटरेस्ट है और भी ज्यादा बढ़ेगा। गोल्ड ETF आपको क्यों लगता है निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है? तो अगर हम फिजिकल ज्वेलरी के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं, तो जब आप जेवर खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली आप बिटवीन 30 या 35% के बीच में जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, 30-35% जा रहा है आपके ओवरहेड कॉस्ट में, लाइक वेस्टेज, मेकिंग चार्जेस एंड व्हाटएवर एल्स इज देयर। सो उसके मुकाबले जो गोल्ड ETF है, इट्स वेरी वेरी चीप, राइट? उसमें इस तरह का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं है। अच्छा, आपको कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको कहीं तो वो स्टोर करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ट्रैकिंग द प्राइस ऑफ द गोल्ड। सो इट्स अ मच बेटर वे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर के लिए आप सोना खरीदना चाहते हैं या अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, this is a much better option than buying physical gold, because physical gold is more expensive to buy.
and also very difficult to store as well. सिल्वर ईटीएफ कंपैरेटिवली नया है, लेकिन आपको लगता है सिल्वर ईटीएफ को भी उतना ही अट्रैक्शन मिलेगा जितना गोल्ड ईटीएफ को मिला है? शायद नहीं, क्योंकि अगर हम सिल्वर ईटीएफ का परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफी लंपी है। तो सिल्वर बेसिकली परफॉर्म्स गुड समटाइम्स, बट उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड जनरली आई हैव सीन गोल्ड इज मच बेटर आउट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू सिल्वर। तो अभी तो आई थिंक स्टिल अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में बोलेंगे तो आई विल स्टिल से कि आप गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सिल्वर का लॉन्ग टर्म अगर हम रिटर्न्स देखते हैं इतना अच्छा नहीं है गोल्ड के मुकाबले। और किसी निवेशक को अब ईटीएफ में निवेश करना है, जो भी उनका मन पसंदीदा ईटीएफ है जिस पर हमने आज चर्चा की, तो किन फैक्टर्स का ध्यान में रखना है उनको? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि डोंट ओनली लुक एट द एक्सपेंस रेशियो, राइट? एवरीवेयर मैं देखती हूँ कि सब जगह ये फैक्टर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। But what is more important is to see the tracking error, right? Now, the tracking error in very simple terms, I will not say the technical definition, but simple terms में जो index का return है और जो fund का return है, उसमें क्या difference है, that is known as the tracking error. तो ऐसे भी हो सकता है कि जो low expense ratio वाले funds हैं, उसका ट्रैकिंग एरर काफी हाई हो सकता है, और वो इसीलिए है कि जो ट्रैकिंग एरर है इट इज नॉट ओनली ड्यू टू एक्सपेंस रेशियो, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, जो टाइम डिलेज इन इन्वेस्टिंग द मनी, आपको फंड को इनफ्लोज आ रहे हैं, उनको वो इमीडिएटली नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उसकी वजह से भी ट्रैकिंग एरर बढ़ सकता है। जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, they will also have currency costs and stuff like that, which will also add to the tracking error. तो आई थिंक जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आप देखें कि एक फंड ने कितना टाइम कंप्लीट किया है, बिकॉज उससे आपको ट्रैकिंग एरर की जो कंसिस्टेंसी है उसका आइडिया पड़ पाएगा। एंड लुक एट द ट्रैकिंग एरर ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये देखना पड़ेगा कि इस ईटीएफ की लिक्विडिटी क्या है, कितना ट्रेडेड है। सो लुक एट द ट्रेडेड वॉल्यूम्स ओवर द लास्ट 3 months बेसिकली। अगर कोई फंड है जिसका बहुत लो लिक्विडिटी है तो उसमें काफी आपको जो मार्केट प्राइस जो उसका है, जो ट्रेडिंग आवर्स में जो प्राइस उसका है, उसमें काफी फर्क आ सकता है। तो ये फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं देखने, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर एज वेल एज द लिक्विडिटी। ओके, तो ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी और एक्सपेंस रेशियो देखना जरूरी है। शो के एंड में वेरी क्रिस्पली ईटीएफ के बहुत सारे न्यू फंड ऑफर आ रहे हैं, जैसा आपने भी बताया, निवेशकों को निवेश करना चाहिए कि नहीं? अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईटीएफ्स हैं व्हिच आर सिमिलर, तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं भी हैं, आई वुड स्टिल से कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जिनका डेटा अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एरर एंड लिक्विडिटी, आप उनमें पहले निवेश कीजिए। जो नए फंड्स हैं उनको एटलीस्ट 6 महीने उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाने दीजिए, उसके बाद में आप इनको चेक कर सकते हैं। तो कई नए ईटीएफ एनएफओ बाजार में, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ डुप्लीकेशन हो रहा है तो आपको वो फंड लेने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, फंड लॉन्च होने के कुछ देर के बाद जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, जैसा मृण ने बताया, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, फंड का ट्रैकिंग एरर जैसे बताया मृण ने, उसको जरूर ध्यान में रखिए, उसके बारे में पहले पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आप किसी ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मृण, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुई।